नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। आज बच्चों हम लोग अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का करेंगे डिस्कस, जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों आज हम लोग कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे जिनसे आपके परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। तो आज वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी OMR शीट भरें तो सदैव अपने काले पेन से ही भरें। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि आप नीले पेन से भी भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप हमेशा अपनी OMR शीट काले पेन से ही भरिएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसको जो मशीन है वो आसान से एक्सेप्ट कर लेती है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, जब आप लोग परीक्षा में MCQ यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कई बच्चे ऐसा करते हैं, सभी आंसर को एक साथ फाइंड आउट करके अपनी OMR शीट पर एक साथ आंसर फिल करते हैं। तो जो उनके आंसर्स हैं कभी कभी ऊपर नीचे फिल हो जाते हैं, फिर उनसे आपका जो MCQ गलत हो जाता है। फिर कई सारे जो बच्चे हैं वाटर का प्रयोग कर देते हैं। तो बच्चों आपको बातें ध्यान रखनी है, आपको OMR शीट में वाटर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि साफ साफ निर्देश ऊपर से आया है। अगर आपने OMR शीट पर वाटर का प्रयोग कर दिया तो वो आपका आंसर अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, अगर आपका पहले का आंसर आ जाए तो आप उसी वक्त अपनी OMR शीट पर अपना आंसर मेंशन कर दीजिएगा। बहुत ही कम टाइम लगता है आपका जो आंसर होता जाए। जैसे कि आपका यहाँ पर ये A है, ये B है, ये आपका C है, ये आपका D है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर B है, ठीक है। तो मैं छोटा सा पेंसिल लूँगा तो हल्के से कर दूंगा, तो आपको ध्यान रहेगा इसका आंसर हमारा B है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आपको हमेशा अपने आंसर्स को, जो आपका आंसर आता जाए उसको आप फिल करते जाइए, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, आपको सभी आंसर यहाँ पर हेडिंग में लिखने हैं। आपको प्रश्न संख्या भी डाल देनी है, ताकि यहाँ पर जो कॉपी चेक करे उसको कई ज़्यादा आपको आंसर्स को फाइंड आउट करने में उसे दिक्कत ना हो। अगर जो कॉपी चेक कर रहा है उसे 1% भी दिक्कत हुई तो यहाँ पर आपके नंबर कट जाएंगे। और हाँ, और सभी बच्चों का ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे सभी के सभी यहाँ पर MCQ सही जाएँ, ठीक है। तो आप मानेगा, आप सभी लोगों के यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में 100 में से 90 प्लस नंबर 100% आएंगे, और बाकी की जो जानकारी हम आपको क्वेश्चन के साथ देते रहेंगे। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, वो बच्चों हुआ था फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। अब बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो यहाँ पर जो हमारे मेटरनिक थे, ये हमारे बहुत ही समाज सुधारक व्यक्ति थे। कैसे थे? समाज सुधारक व्यक्ति थे। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन किसे माना है, तो वो माना है बच्चों विक्टर एमेनुअल को। किसे माना है? विक्टर एमेनुअल को। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। तो वो बच्चों रखी है रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने रखी है? रिचर्ड आर्कराइट ने रखी है। बच्चों इन्होंने 1764 में बच्चों एक वाटर फ्रेम मशीन बनाई थी, जिससे बच्चों सूती कपड़ा मिल में यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% से नीचे गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। बच्चों यहाँ पर 1928 से 1934 के बीच में भारत में जो गेहूं के प्राइस थे वो 50% तक की भी नीचे गिर गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा बाजार होता है उसमें इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो बच्चों यहाँ पर कीमतें ऑटोमेटेड गिर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान रखिएगा। तो बच्चों लिखी थी इन्होंने बाइबिल। कौन सी लिखी थी? बाइबिल। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो बच्चों यहाँ पर बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। जो यहाँ पर जैसे कि आपका ये बेल्जियम है, तो उसमें जो एक ही भाषा बोलते हैं वही अपनी सरकार सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। बच्चों यहाँ पर संघीय सरकार से मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो केंद्र में सरकार होती है एंड प्लस आपकी जो राज्य में सरकार होती है, तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा अलग अलग होता है। केंद्र की सरकार के पावर अलग होते हैं और राज्य की सरकार के पावर्स जो अलग अलग होते हैं, मतलब कि दोनों की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका संघीय सरकार का कौन सा लक्षण नहीं है। और यहाँ पर आपको बात रखना, संघीय सरकार का जो सर्वोच्च मतलब की बात होती है राज्य और केंद्र सरकार से ऊपर भी, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है संघीय सरकार का संबंध नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण बिल्कुल सही बात है, संघ और राज्यों का ये भी बिल्कुल सही बात है, सर्वोच्च न्यायालय भी सही। यहाँ पर आपसे कह रहा नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से लैंगिक समानता लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। मतलब किससे लैंगिक असमानता नहीं बढ़ती है, वो यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन, इसमें लैंगिक शब्द पहले से यूज है। अब पितृ प्रधानता यानी कि आप पुरुषों को प्रदान कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमारी लैंगिक असमानताएं बढ़ेंगी। महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, यहाँ पर भी हमारी लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, जैविक बनावट। मतलब कि भगवान ने जैसा हमको बनाया है, इससे तो कोई भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सांप्रदायिकता की समस्या कब कब प्रारंभ होती है। तो कब प्रारंभ होती है बच्चों? वो होती है जब धर्म को ही एक राष्ट्र का धर्म मान लिया जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो बच्चों यहाँ आपसे पूछा कौन सा संघ सूची मतलब कि केंद्र का विषय नहीं है, मतलब कि जिस पर केंद्र सरकार अपना निर्णय नहीं ले सकती है। तो ऐसा कौन सा विषय जिस पर यहाँ पर केंद्र सरकार यहाँ पर निर्णय नहीं ले सकती है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे प्रतिरक्षा, मतलब कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रक्षाएं होती हैं, फोर्सेस होती हैं, आर्मी है, एसपीजी है, एनसीजी है, जो आपके स्पेशल फोर्सेस हैं, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा कब रुपया डाउन रहेगा कब बढ़ेगा, ये भी हमारे सेंटर के अंतर्गत आते हैं। विदेशी मामले ये भी हमारे सेंटर के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर हमारा लास्ट बचा शिक्षा। बच्चों हमारी शिक्षा जो होता है हर एक राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि का संकुचन का क्या कारण बना। तो क्या कारण बना? सिंचाई। क्योंकि बच्चों वहाँ पर अधिक सिंचाई होने के कारण भूमि कई बार कहीं पर सूखी पड़ गई है, सूखा हो गया है। तो इसी कारण यहाँ पर भूमि संकुचन मतलब भूमि की मात्रा छोटी होती चली जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग करनी है। तो सबसे पहला आपसे कह रहा भाखड़ा नांगल बांध। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है, ये हमारा कहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल जो हमारा बांध है ये हमारा कहाँ पर है। तो बच्चों जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है ये किस नदी पर है? ये हमारा है सतलुज नदी पर। किस पर है? सतलुज नदी पर है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है हीराकुंड बांध। तो बच्चों जो हीराकुंड बांध है ये हमारा है महानदी पर। किस पर है? महानदी पर है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सरदार सरोवर बांध, ये हमारा किस नदी पर है? ये बच्चों हमारा है नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। इसके बाद यहाँ पर आपसे टिहरी। तो बच्चों टिहरी हमारा लास्ट का बचा भागीरथी नदी पर है। तो ये आपकी मैचिंग बच्चों बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है।
तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखें, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं जो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। देखो डेयरी है, पशु से दूध लेते हैं, तो ये भी हमारा प्राथमिक हो जाएगा। गुड़ गुड़ बनाना ये भी प्राथमिक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे गुड़ बनाना, बच्चों आप देखें गुड़ बनाना, इसमें हम लोग गन्ने लेते हैं, गन्ने को फिर ले जाते हैं, मतलब कि आपका थर्ड स्टेट का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? थर्ड क्षेत्र का हो जाएगा। फार्मर हमारा फर्स्ट का होता है, मछली पकड़ना हमारा इस सेकेंड का, मतलब कि हमारा मछली पकड़ना भी हमारा एक प्रकार का यहाँ पर थर्ड का ही आएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार का वर्गीकृत किया गया? मतलब कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो बच्चों किया गया उद्यम का स्वामित्व। यहाँ की हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? आपकी जो भूमि है अनुपजाऊ हो जाती है, उसी को हम लोग भूक्षरण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीरथी नहीं करता है? मतलब कि समुदाय की सीधी भागीरथी जो भागीदारी है नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी भागीदारी है? वन्य जीव पशुहार का परिसीमन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही बात। जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी विदेश के व्यापार को उस पर अवरोध लगा सकती है। तो आपका यहाँ पर कह लक्षण नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सरकार ये निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होती है। ये तो गलत है। जैसे कि आप किसान हैं तो आपको सरकार या आपसे नियम नहीं लगा सकती कि आप एक खेत में इतना ही गेहूँ करेंगे। ये आप पे सरकार यहाँ पर नियम बाध्य नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कह रहा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो भूमिहीन जिनके पास बच्चों भूमि नहीं है वो मजदूर यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों यहाँ पर उनकी उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, मतलब कि आप अगर उन्होंने गेहूँ किया तो उनको मार्केट में उनकी मनचाही ना बोलकर उनकी 50% जो आपका प्राइस है वो मिल जाए, तो उनसे विकास उनका लक्ष्य हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ से आप कह रहा है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों पड़ा था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खंड बा है। यहाँ पर आप लोगों के बच्चों यहाँ पर बोल सकते हैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर आंसर देने कौन से हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महाबंदी के दो कारण लिखिए। मतलब कि जब आपका यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसमें क्या क्या महाबंदियाँ हुई थी। तो बच्चों यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी, जब महाबंदी हो जाती है तो हमारी मार्केट डाउन हो जाती है और हमारी बैंकिंग भी डाउन हो जाती है। तो आपको लिखना है अत्यधिक उत्पादन पर कम मांग, ठीक है, और बैंकिंग और वित्तीय संकट, ठीक है। तो ये आपको दो कारण लिख देने, आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर अथवा मैं कह रहा हूँ 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दो प्रभावों की व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। मुझे आपको कोई दो रीजन बताने हैं कि आपको महामंदी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले आपको कोई दो प्रभाव बताने हैं।
तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला प्रभाव हो जाएगा, महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित कर 1928 से 1934 के बीच देश का जो आयात निर्यात था वो घटकर बच्चों आधा रह गया था। इसके बाद अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने से भारत में गेहूं के भाव भी 50% भी से भी कम हो गए थे। आप ये दो रीजन लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर थर्ड रीजन भी ये भी लिख सकते हैं, कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरने के बावजूद किसानों और काश्तकारों को सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया था। तो ये आपको यहाँ पर मैंने आपको 3 रीजन बता दिए, आपको यहाँ पर कोई 2 ही रीजन लिखने हैं। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इससे आपसे क्या इस कारण को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब कि सच्चा जो हमारी सत्ता की साझेदारी, मतलब कि आपके पास जो हमारे यहाँ केंद्र में सरकार होती है और जो हमारे यहाँ राज्य में सरकार होती है, तो इनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। इसी को लोग बच्चों हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण या सत्ता की साझेदारी के नाम से जानते हैं। तो इसके आपको बताने से हमारे कथन की पुष्टि कैसे हो सकती है, वही यहाँ पर आपको अपने कथन को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति और राजनीति में जाति कथन की आपको व्याख्या करनी है। तो इस वाले कथन को तो बच्चा बच्चा जानता होगा। आज हमारे देश में क्या चल रहा है आप सभी लोग जानते हैं कि जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। इसमें बच्चों आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, हर एक बच्चा इस स्टेटमेंट के बारे में अच्छे प्रकार से जानता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने भाषा में, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण या आधारभूत आवश्यकता है। इसके कोई आपको 2 कारण बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर परिवहन और जो हमारा संचार होता है वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का आधार है, इसलिए उन्हें देश की जीवन रेखा माना जाता है। ये आपको इस वाले आंसर का मैंने आंसर बता दिया, ठीक है, इस वाले का आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं दूसरे देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उनके और जो उसके बाद उत्पादन का प्रसार कर देना। मतलब कि जो हमारी विदेशी कंपनियां होती हैं वो भारत की कंपनियों के साथ मिल जाती हैं, उनके साथ कहती हैं हम आपके साथ कोऑपरेटिव तरीके से आपके साथ व्यापार करेंगे। बाद में यही कंपनियां उनसे अलग हो जाती हैं, अपना व्यापार खड़ा कर देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप प्रबंधन कर लेती हैं। तो आपके मैंने 2 रीजन बता दिए। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों पर आपको उल्लेख करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है। जो अच्छा बाजार होता है उसमें अच्छे व्यापार में विक्रेताओं और खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे कीमतें उचित व सेवाएं बेहतर मिलती हैं। अगर यहाँ पर जो आप वस्तु लेने जाएं और जो बेचने जाएं उनमें जो हमारा प्रतिस्पर्धा अच्छी होगी तो हमारे प्राइस भी अच्छे होंगे, मतलब कि ज़्यादा हाई नहीं हो पाएंगे और हमको वस्तु भी बढ़िया मिलेगी, ठीक है। अच्छे बाजार में सभी जानकारी उपलब्ध होती हैं, जिनसे सभी प्रतिभागियों को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो ये हमारे अच्छे बाजार की बच्चों यहाँ पर क्वालिटी होती हैं। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे वर्णनात्मक प्रश्न हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग वर्णनात्मक प्रश्न जब भी लिखें तो बच्चों आप सभी लोग हेडिंग बनाकर ही लिखिएगा, विदाउट हेडिंग मत लिखिएगा। मैं आपको आप क्लास 10th में है, जब मैं भी क्लास 10th में था तो मैंने सभी क्वेश्चन को हेडिंग बनाकर ही लिखा था। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 90 नंबर आए थे। तो आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे प्रकार से हेडिंग बनाकर ही लिखिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों को उल्लेख कीजिए, इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया था। तो आपको आंसर को अपने हेडिंग के अनुसार बना बना के लिखना है। जो भी आपके मन में हेडिंग बनती जाए उनको बच्चों आप सीक्वेंस के साथ अपनी हेडिंग को बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। लगभग बच्चों आपको यहाँ पर 2.5 पेज का लॉन्ग आंसर लिखना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिल पाएंगे।
इसके बाद अगर आपको नहीं आता तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का आपको उल्लेख करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करना है। अगर बच्चों यहाँ पर लोकतंत्र में हमारे राजनीतिक दल नहीं होंगे, तो जो पार्टी सत्ता में होगी वो अपनी मनमानी करेगी, अपने आदमियों को कहीं न कहीं रुपए या घूसखोरी कई प्रकार की यहाँ पर कमियां बढ़ जाती हैं, जिसे आप लोग समझते हैं। इसके बाद अथवा में यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन करना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख कीजिए। इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। किन्हीं 3 कारण आपको यहाँ पर स्पष्ट करने हैं। अथवा में यहाँ पर आपसे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है? ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा गया है, कई बार आपके एमसीक्यू में आया है कि एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग उसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर मानचित्र से हैं, तो जो बच्चा यहाँ पर मानचित्र की तैयारी करना चाहता है, तो आप सभी लोग बच्चों में सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक मैप खरीद लीजिएगा, बड़ा आता है, उसको आप डेली आपको 15 मिनट आपको देखना है। आपका एक भी, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन मैप का गलत नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर आपको मैं जितने क्वेश्चन बताता हूँ वो आप सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। यकीन नहीं होता, आप इन सभी को लिख लेंगे, आप जब अपनी परीक्षा देकर आएंगे आपको पूरे पूरे इसी से फंस जाएंगे। ठीक है, जितने भी मैंने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के सैंपल या पर क्वेश्चन पेपर डाले हैं, उनको आप सभी को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, वह नगर जहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो बच्चों ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये बच्चों हुआ था अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, जहाँ पर हमारा गोल्डन टेम्पल है। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर खा पूछ रहा है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, तो बच्चों हमारा स्थान कौन सा? दांडी। कौन सा है? दांडी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, तो वो बच्चों हमारा चंपारण। चंपारण हमारा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, वह हमारा स्थान है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर अंगिया कह रहा है वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। बच्चों ये अधिवेशन हुआ था हमारा 20 दिसंबर। कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को ये हमारा अधिवेशन हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ आपसे मतलब कि भूगोल से, मतलब कि आप लोगों के भूगोल से यहाँ पर मैप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का एक आप राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, तो आप इसको ध्यान रखें। गोरुमारा। कौन सा? गोरुमारा राष्ट्रीय गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गोरुमारा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बच्चों हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी पर बना बांध आपको बताना है कौन सा बांध है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा नर्मदा नदी पर है, उसको आपको बांध को इस चिन्ह से यहाँ पर आपको दर्शाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि महानदी को आपको यहाँ पर इस चिन्ह से दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र आपको नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, झारखंड का जो यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, झरिया मतलब कि छत्तीसगढ़, मतलब कि यहाँ पर जो हमारी महानदी है वो बच्चों यहाँ पर
छत्तीसगढ़ में बहती है, उड़ीसा में बहती है, इन जगहों पर आप कहीं पर भी मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर मान्य माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर झारखंड का कोयला उत्पादक क्षेत्र आपको बताना है। तो बच्चों आप लिख देंगे झरिया, क्या लिख देंगे? झरिया लिख देंगे। आप लिख देंगे बोकारो, क्या लिख देंगे? बोकारो लिख देंगे। इसके बाद यहाँ आप लोग जामा डोबा, ये कई बार आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया है, जामा डोबा कहाँ पड़ता है? तो बच्चों जामा डोबा पड़ता है झारखंड में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित आपको पत्तन के नाम बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लेंगे। पहला हमारा कोलकाता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। दूसरा बच्चों यहाँ पर हमारा हल्दिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हल्दिया हो जाएगा। इसके बाद तीसरा बच्चों यहाँ पर हमारा पारादीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पारादीप हो जाएगा। पारादीप हो जाएगा। इसके बाद चौथा यहाँ पर हमारा बच्चों हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम। इसके बाद यहाँ पर हमारा पाँचवा हो जाएगा चेन्नई। पाँचवा कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा छठा हो जाएगा एन्नौर। कौन सा हो जाएगा? एन्नौर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? सातवां बच्चों हमारा हो जाएगा तूतीकोरिन। कौन सा हो जाएगा? तूतीकोरिन। कौन सा हो जाएगा? तूतीकोरिन। तो ये हमारे 7 आपको पूर्वीय तट पर स्थित हमारे पत्तन हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।